दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान खालिद। डॉक्टर इमरान खालिद जो हैं वो डायरेक्टर गवर्नेंस एंड पॉलिसी हैं WWF पाकिस्तान में और ये पाकिस्तान में क्लाइमेट को लेकर के बहुत ज़्यादा केयर देखते हैं, पाकिस्तान में चीज़ों को देखते हैं। तो पाकिस्तान में रिसेंटली हमने देखा बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हैं, ड्रॉट के इश्यू हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दे रही है। और रिसेंटली जब कोविड आया था तो तब पाकिस्तान में ये बात चली कि हमें नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन भी बदलनी चाहिए और ये जो गैर रवायती सिक्योरिटी है इसको हमें इनकलकेट करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी में, क्योंकि इससे भी इंसानियत को उतने ही चैलेंजेस हैं। डॉक्टर इमरान खालिद, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज आपसे वक़्त माँगा और आपसे रिक्वेस्ट की कि हमें बताएँ कि पाकिस्तान को जो एनवायरमेंटल चैलेंजेज़ हैं और ये जो ख़ासकर पे ये बड़ी बहस हो रही है पाकिस्तान में जी के हमें ड्रॉट्स हैं देखने को मिलते हैं, और अगर बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ इतने फ्लड्स आए कि डैम टूट गए, दरियाओं में पानी है। और उधर जो है वो आप देख रहे हैं कि बारिशें इतनी हुई कि कराची अर्बन फ्लडिंग हो गई। मतलब जिधर देखें पानी पानी है, स्टेट इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आप एज़ एन एक्सपर्ट कैसे देखते हैं पाकिस्तान को, किस किस्म के एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज़ हैं? प्लीज़ टाइम इज़ योर्स, स्पेस इज़ योर्स। ज़रा हमारे व्यूअर्स को एट लेंथ बताएँ ताकि हम इस मसले को अच्छे से समझ सकें। जी डॉक्टर। जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम जी। रियली अप्रिशिएट इट। ये मौजू मेरे दिल के बहुत करीब है। इस पे मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ पर। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम इन दिस। एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते क्या हैं? एनवायरमेंट, सो व्हाट इज़ एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज़ एसेंशियली एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। उसमें आपकी ज़मीन है, आबो-हवा है, ठीक है? फॉरेस्ट हैं, सहरा हैं, ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये एनवायरनमेंट का एक तरह से हिस्सा हैं। कम्युनिटीज़ हैं, वो भी इसमें एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। हमारी हमारी डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो भी इसका एक हिस्सा बन जाती हैं। अब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखते हैं, उसमें एक तो है कि जी साफ़ हवा, जो कि आप ब्रीथ कर सकें। दूसरा है जी साफ़ पीने का पानी, ठीक है? अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी सेहत जो है बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाएगी, आप बीमारी में मुब्तला हो जाएँगे और शायद आपकी उम्र भी उतनी ना हो जितनी कि आप सोच रहे हो। इसके साथ-साथ जो हमारी ज़मीन है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसको हम कंटामिनेट करते हैं थ्रू वेस्ट दैट वी डू आर नॉट एबल टू डिस्पोज़ ऑफ। सो ये वो इश्यूज़ हैं जिनको हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ कहते हैं, यानी कि क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ठीक है? क्लीन रिवर्स की बात कर लें, क्लीन ओशंस की बात कर लें। यहाँ पे इंसान ने जैसे-जैसे तरक्की की, डेवलप किया, सो कॉल्ड डेवलप किया, तो हमने अपने आबो-हवा को पोल्यूट भी करना शुरू कर दिया। अम, अगर हम कई हज़ार साल पहले चले जाएँ तो मोहनजोदाड़ो की मैं मिसाल दूँगा। जहाँ पर अब भी जाएँ तो आपको नज़र आता है कि वहाँ पर पानी के निकास का निज़ाम इतना अच्छा था कि यूनिवर्सिटीज़ में पूरी दुनिया में उसको एज़ एन एग्ज़ाम्पल हाइलाइट किया जाता है। इट वाज़ एन एग्ज़ाम्पल फ्रॉम साउथ एशिया, इट वाज़ एन एग्ज़ाम्पल फ्रॉम पाकिस्तान। आज के इट्स अ मॉडर्न डे पाकिस्तान, लेकिन एसेंशियली these were ancestors, these were our ancestors who had these practices that catered to these needs. Unfortunately हुआ ये है कि जैसे-जैसे हमारी आबादी बढ़ी, जैसे-जैसे हमने डेवलप किया, तो हम इन चीज़ों का ख़्याल नहीं कर पाए। इस वक़्त पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन जो है एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वबा बन चुकी है। लाहौर में हम लोग इस पे बात करते हैं, एनुअली स्मॉग का एपिसोड आता है। दैट इज़ एसेंशियली एयर पोल्यूशन जो कि हवा के अंदर ठहर जाती है और लोग ब्रीथ इन कर रहे होते हैं। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि शायद 50 के करीब होना चाहिए, वो लाहौर में 500 उसका फिगर आता है, यानी कि 10 गुना उसकी जो नॉर्मल से उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर गई है। इस्लामाबाद में भी यही चीज़ हो रही है।
लाहौर जैसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स रेगुलरली 200-250 के करीब आ जाता है, जो कि अगेन 4-5 गुना ज़्यादा पोल्यूटेड एयर है, उतनी जितनी कि हमारी बॉडी जिससे डील कर सके, शायद उससे भी ज़्यादा। कराची में भी हम देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कम होता है, वहाँ पे हवा चलती है तो समंदर की तरफ ले जाती है एयर पोल्यूशन को, लेकिन वहाँ पे भी है। तो यानी कि ये एक शहरों में एक वो चीज़ है। सेकंड चीज़ जो है, हमारा जितना भी पानी का निकास है, गंदे पानी का निकास, दैट इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड। हम ज्यों का त्यों उसे अपने नहरों में, अपने दरियाओं में बहा देते हैं। लई जो है इस्लामाबाद और पिंडी से बीच से गुजरता है, और लई, मेरे दोस्त डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा बताते हैं कि लई का मतलब है कि दरिया। और किसी ज़माने में वहाँ पे मछलियाँ भी होती थीं, वहाँ पे लोग जो हैं एक तरह से उसका फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब वो गंदे पानी का निकास का सिलसिला बन चुका है, बिकॉज़ इस्लामाबाद में वेस्ट, हम लोग वहाँ पे सारा वेस्ट वाटर आता है, पिंडी में हम लोग वहाँ पे अपना सॉलिड वेस्ट डालते हैं, और वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, और उनकी सेहत पे एक बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो लई का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, यही कहानी आपको मलीर में मिलेगी, मलीर रिवर में, लियारी रिवर में, कराची में। अगर आप लाहौर की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे रावी के साथ भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। तीसरी चीज़ है जी वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट हमारे पास जो करने का कोई तरीका ही नहीं है, और ये हम लोग उठाकर अगेन इन्हीं ओपन स्पेसेस में फेंक देते हैं। उसका कोई तौर तरीका नहीं है कि हम इंटीग्रेटेड तौर तरीके से उसको मैनेज कर पाएँ। ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसके ऊपर कोई भी किताब उठा लें तो वो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से करना है। हमारे यहाँ अपने कुछ एनजीओज़ हैं जिसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस कर पा रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल हम उसको नहीं देख पाए। सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज दैट वी आर डीलिंग विद। मैंने तो अभी बात नहीं की किस तरीके से हमारा पेस्टिसाइड्स का डिस्पोजल हो रहा है, या केमिकल्स जो हैं, केमिकल स्टोर हम नहीं कर पाते, उनको हमने कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, शहरों में रखा हुआ है, विच इज़ अ हैजर्ड फॉर द कम्युनिटीज। वहाँ पे आग लगने का डर होता है। साफ पीने का पानी हमारे यहाँ लोगों को मुहैया नहीं है, तो हम अभी भी प्लास्टिक बॉटल्स में पैसे देकर पानी खरीदते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएं तो आपको साफ पीने का पानी नलकों में आता नहीं मिलेगा। बाहर जाएं तो डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे साफ पीने का पानी, साफ आबो हवा एक तरह से ह्यूमन राइट से उसको उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है। हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे लेके नहीं। अच्छा। हैविंग सेड दिस हैविंग सेड दिस अब जो क्लाइमेट चेंज आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, ये इन सब चीज़ों को एग्जैसरबेट करेगी, इन चीज़ों को ख़राब करेगी। और क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज की जब मैं बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ द अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजिंग बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है जो कि आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है। अ, इसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। उसकी वजह ये है कि ये इसका इन गैसेस का आबो-हवा में आना इज़ लिंक्ड विद आवर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है? और वो फॉसिल फ्यूल्स जिसकी बेसिस पे दुनिया ने तरक्की की, वेस्ट ने तरक्की की, ग्लोबल वेस्ट ने तरक्की की, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, रशिया, दैट वाज बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो हिस्टोरिक एमिशंस में इन ममालिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब recently as China has started to develop and as India has started to develop, उनकी कंट्रीब्यूशन भी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की इमिशंस जो हैं अभी भी दे आर लेस देन 1% ऑफ द टोटल इमिशंस दैट आर आउट देयर। हैविंग सेड दैट, ये फिर भी हमारे लिए इसको भी हमने एड्रेस करना है कि वो 1% भी नहीं होनी चाहिए हमारे। अगर आपके घर में आग लगी हो तो आपको वो उसको पूरे घर को एड्रेस करना है। आप बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने इस पे आग नहीं लगाई लेकिन मैं इस पे अब क्यों आके अमल दरामद करूं। तो हो ये रहा है कि टेम्परेचर राइज जो है हमारा, और हम लोग इसको 1850 को बेस लाइन लेते हैं, क्योंकि उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, वहाँ से वो वक्त शुरू हुआ जब हमने फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलाई करना शुरू किया। तो टेम्परेचर अब तक तकरीबन 1.1 या 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। और साइंस ये कहती है
कि अगर हमने अपने जो बिजनेस एज यूजुअल प्रैक्टिसेस हैं इन पे कंट्रोल ना किया, अपने फॉसिल फ्यूल की यूज को कम ना किया, तो हमारा जो टेम्परेचर राइज है दैट कैन गो अप टू नियरली 3 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। 1.2 डिग्री पे पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आ रहे हैं, हमारा मानसून चेंज हो रहा है, मानसून बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेंथन हो रहा है, ड्राउट्स चल रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं। और ये नहीं कि ये 20-25 साल बाद एक एपिसोड आता है, ये तो अब हमें नज़र आना शुरू हो गया कि हर 2-3 साल बाद ये एपिसोड आ रहे हैं। सो इमेजिन करें कि 1.2 पे ये हालात हैं, तो अगर टेम्परेचर्स डबल हो गए, 1.5 से तजावज़ हो गए या 2 डिग्री से तजावज़ हो गए, तो क्या सूरत हाल बनेगी। 2015 में द ग्लोबल कम्युनिटी डिसाइडेड कि जी विल कम टुगेदर एंड ट्राई एंड रिजॉल्व दिस थ्रू व्हाट वाज नोन एज द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था उस वक्त कि जी जिसमें दुनिया भर के लोग आए। उससे पहले ये हो रहा था कि जी अमेरिका कहता था कि नहीं, हम अपनी एमिशंस नहीं कम करेंगे, इंडिया और चाइना को करना चाहिए या उनके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो भी हमारी तरह ग्रो कर रहे हैं। इंडिया और चाइना कहते थे कि नहीं, देखें आप लोग हिस्टोरिक एमिशंस हैं, आपको करना चाहिए। डिसाइड ये हुआ कि नहीं, मिलजुल के इस पे करेंगे हम काम, लेट्स वर्क टुगेदर। बट अनफॉर्चुनेटली ओवर द पास्ट 7 ईयर्स हम कलेक्टिवली हमने प्रोमिसेस तो बहुत की, लेकिन इस पे हम अमल दरामद नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो स्टडीज आ रही हैं वो एक तो बता रही हैं कि हमारे फॉसिल फ्यूल के ऊपर रिलायंस बढ़ती चली जा रही है इवन डेवलप्ड वर्ल्ड में, और इसके जो असरात जो हैं क्लाइमेट चेंज के वो मुरतब होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। सो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल बन चुकी है। उसको हम अडेप्टेशन से डील कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम आएंगे। आई जस्ट स्टॉप हियर फॉर नाउ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आप रिसेंटली, क्योंकि ये तो आपने एक बड़ा हमें थ्योरेटिकल कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटेजिक पिक्चर आपने हमारे सामने हमारे ले आए हैं आप। हमें पता चला है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और है क्या। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्वियसली जो पब्लिक के लिए बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे वो ये है कि ये पाकिस्तान में इतने फ्लड्स क्यों हैं और इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर क्यों हाई हो गया है, और बलूचिस्तान जहाँ पे कभी जो है वो ड्रॉट्स आ रहे होते हैं वहाँ पे पानी ही पानी है। तो मतलब ये क्या पाकिस्तान के हवाले से हमें कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि हमें जो है इसमें क्या, हमें ये मसला क्या है कि क्यों इतना ज़्यादा, और फिर ये अर्बन फ्लडिंग जो है ये एक नई चीज़ हमारे सामने आई। तो आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान को इस तरह से एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या इंटरनली हमारे ये जो फ्लड्स आए हैं इसको ज़रा लिंक करें, और दूसरा जो है हमें ये बताएं कि ये चारों सूबों में एक जैसी कंडीशन है, ज़रा इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी जी, डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं कह रहा था कि अ, इस इन इन सब चीज़ों का एक तरह से हम इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको एट्रीब्यूशन साइंस कहते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। जो मैंने आपको अभी पूरी वो कहानी मैंने आपके सामने रखी, जिसके अंदर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से जो कुर्रा अर्ज़ है, जो अर्थ है, वहाँ पे वार्मिंग हो रही है। तो जो कुछ हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा, दिस इज़ हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। फ्लड्स के एपिसोड यहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, बांग्लादेश में आ रहे हैं। हीट वेव्स इंडिया, जब हीट वेव यहाँ पे आई तो इंडिया में भी थी। हीट वेव अब यूरोप में आती है, आजकल इंग्लैंड में आई हुई है। इमेजिन करें कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जहाँ पर वो मुल्क जो कि जहाँ पे उनकी जो डेवलपमेंट हुई हुई है अपने आप को ठंडे वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके घरों में पंखे तक नहीं होते, वहाँ पे टेम्परेचर इतने राइज कर गए हैं कि वो एक हीट वेव की सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। तो इसका कनेक्शन जो है वो क्लाइमेट चेंज से इस तरह बन रहा है कि ये इवेंट्स अब बहुत ही तवातर से आ रहे हैं, यानी कि रेगुलरली आना शुरू हो गए। फ्लड्स का आना, ड्राउट्स का आना, इवन हीट वेव्स का आना कोई अजंबे की बात नहीं है। ये चीज़ें जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरीके से ये अब आना शुरू हो गई हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो हो ये रहा है कि अगर मैं इस साल की ही बात करूं, तो इस 2 महीने पहले रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे थे और हीट वेव चल रही थी पूरे पाकिस्तान में। अब
वो जो हीट वेव थी वो इतने इट वाज सच अ कंटिन्यूअस टाइप ऑफ अ हीट वेव जिस तरह के रिसेंट मेमोरी में नहीं देखा, बल्कि पिछले 50 से 100 साल तक अगर डेटा उठाएं तो ऐसी कोई चीज़ बहुत ही कम मिलती है जिसके अंदर पूरा का पूरा साउथ एशिया एक तरह से इस हीट वेव से इफेक्ट हो रहा हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी सॉ फॉरेस्ट फायर्स इन द आई थिंक इट वाज अ चंगोजा फॉरेस्ट इन बलोचिस्तान। ठीक है, बहुत ही प्रोटेक्टेड किस्म की रिसोर्स है, हमारे यहाँ तो फॉरेस्ट कवर है ही पहले ही कम है, और ये तो बहुत ही प्रोटेक्टेड और सेंसिटिव किस्म का एरिया था, वहाँ पे आग लगी। हमारे इवन मरगला में लग रही थी। हमने देखा कि हीट वेव की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ उनमें मेल्टिंग भी शुरू हुई, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, नॉर्दर्न एरियाज में फ्लड्स आना शुरू हुए। ठीक है, दैट वाज हैपनिंग। कुछ अर्सा थोड़ा सा आगे आ जाए तो अब हम देख रहे हैं कि मानसून स्ट्रेंथन हो गए हैं। वही बलोचिस्तान जहाँ पे बहुत अरसे से ड्राउट चल रहा था, अब वहाँ पे बारिशें इस तरीके से हुई कि जो डैम्स हमने वहाँ पे पानी को जमा करने के लिए बना रखे हैं, वो दे वर नॉट एबल टू होल्ड बैक दैट वाटर, वो टूटना शुरू हो गए। कई अमवात वाक़ हो गई, तकरीबन 70 के करीब। अर्बन एरिया में फ्लडिंग हो रही है, and there is a direct link between climate change and whatever is happening. Having said this, इसके अंदर हमारे कुछ गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं। अर्बन फ्लडिंग जो होती है कराची में, कराची जैसे शहर में, वो बहुत अरसे से हो रही है। कराची को अगर आप देखें, और उस पर काफ़ी एनालिस्ट हैं जो आजकल उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, अ, वो ये कहते हैं कि जी जब हमने जो ज़मीन है, एज पॉपुलेशन ग्रू और हमें थोड़ी सी ज़मीन चाहिए थी, हमने उसको जो जहाँ यहाँ पे समंदर लगता है हमारे साथ, हमने वहाँ से उसको एक तरह से एक्वायर करना शुरू किया बाय फिलिंग इट विद वेस्ट, फिलिंग इट विद लैंड, उसको कॉम्पैक्ट किया। लेकिन जब हम ये कर रहे थे तो जो पानी का निकास था, वहाँ पे जो नेचुरल स्ट्रीम्स जाती थी, उनको हमने बंद कर दिया। अब वहाँ पे हाउसिंग एस्टेट्स आ गई हुई। जब वो हाउसिंग एस्टेट्स वहाँ पे आना शुरू हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, हाईवेज बन गई, तो वो ठीक था। लेकिन अब इन दिस न्यू क्लाइमेट रियलिटी, इन दिस न्यू नॉर्मल जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं मानसून स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो जब बारिशें होती हैं तो उस पानी का निकास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर हम उसको ना अच्छे तरीके से कर पाएँ तो वो अर्बन फ्लडिंग होती है। ये चीज़ हम कराची में देख रहे हैं। हमने पिछले साल देखा कि इसी किस्म का एपिसोड इस्लामाबाद में हुआ जब E11 के सेक्टर के अंदर फ्लडिंग हुई थी। वहाँ पे भी जो नेचुरल हाइड्रोलॉजी है, नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है, वहाँ पे हमने एक तरह से पूरी एक एक सेक्टर बना दिया, जिसकी वजह से पानी का निकास मुमकिन नहीं था, and then the water came up and it flooded the area. So yes, climate change is happening, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं जिन पे हमें फोकस करना पड़ेगा अगर हम इसको वाकई डील करें। अब जो बात बलूचिस्तान में वाक़ हुई है विद रिस्पेक्ट टू फ्लड्स, अभी उस पे हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो डैम क्यों टूटे। लेकिन जो कुछ इनिशियल मैंने जो कुछ पढ़ा है उस पे, वहाँ पे वो डैम्स जो आज से 70-80 साल पहले बने थे, शायद ब्रिटिश के ज़माने में बने थे, पानी को स्टोर करने के लिए, वो जूँ के त्यों हैं। लेकिन बाद में जो बनाए गए, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है। तो वो देखना पड़ेगा वेदर दैट वाज़ ड्यू टू द फैक्ट कि वो पानी ज़्यादा था, या हमारी जो कंस्ट्रक्शन की स्ट्रैटेजी थी वो ठीक नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अक्सर दुनिया में ये क्लीन एनर्जी की बात होती है, ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात होती है। इंडिया का मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी हम 2070 तक जो है वो अपने आप को क्लीन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज बट एट लीस्ट दे सेट अ टोन, एक सेट करने की कोशिश की या बात करने। इसके एवज़ में ये देख रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं या क्लीन एनर्जी के फंड्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं कि ये जो क्लीन एनर्जी है और हम क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है वो या कोयले से ले रहे हैं या तेल से बना रहे हैं, तो हमारा जो उससे भी एनवायरमेंटल हमारे इश्यूज होते हैं, तो हम क्लीन एनर्जी में पाकिस्तान कितना इस काबिल है कि हम क्लीन एनर्जी में शिफ्ट हो सकते हैं? आपको स्टेट की प्रायोरिटीज क्या नजर आ रही हैं और आपको क्या लग रहा है कि वेयर डू वी स्टैंड इन क्लीन एनर्जी in terms of our ambitions, in terms of our capacity, and in terms of a reality? आप क्या देखते हैं इसमें? जी, डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान में
क्लीन एनर्जी एनर्जी पे हमारी रिलायंस है थोड़ी, फुली होली नहीं है, लेकिन जो हाइड्रो पावर जनरेट होती है दैट इज़ फेयरली क्लीन। अगर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें कि जब डैम्स आते हैं, डैम्स बनते हैं तो नीचे इन्वायरमेंटल फ्लोज रिड्यूस हो जाती हैं, उस पर डेल्टा इफेक्ट करता है, कम्युनिटीज डिस्प्लेस होती हैं। ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं डैम्स के, लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि हाइड्रो पावर यानी कि मंगला और तरबेला से जो हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं दैट इज इसेंशियली क्लीन एनर्जी। लेकिन हमें अब मूव करना चाहिए रिन्यूएबल्स की तरफ। रिन्यूएबल्स की जब बात करते हैं तो उसमें हम बात कर रहे हैं सोलर पावर की, उसमें हम बात कर रहे हैं विंड पावर की। मेरा ये ख्याल है कि जब हमने पिछले 10 सालों में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे फोकस करना शुरू किया, तो वी शुड हैव आस्क्ड चाइनीज फॉर हेल्प इन ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी। हुआ ये कि अर्ली 2000 टीन्स में लोड शेडिंग चल रही थी और वाकई हमारे तवानाई की एक कमी थी, तो वी टॉक टू देम एंड इवेंचुअली डिसाइडेड अपॉन कोल पावर प्लांट्स। और ये वो वक्त था जब चाइना ने सोलर पे और विंड पे अपना फोकस बहुत ज़्यादा तेज कर दिया हुआ था। इस वक्त चाइना में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड और सोलर की, वो दुनिया में उसमें उसका तो अमेरिका भी मैच नहीं करता। They're far ahead than any other country in the world and they're moving really fast in terms of their goals. आपने इंडिया की बात की कि वो 2070 तक कर रहे हैं, चाइना बहुत जल्दी कर जाएगा। चाइना के बहुत एम्बिशियस एजेंडा है in terms of moving towards renewables. So we should have focused on that. But हुआ ये कि हमने कहा कि नहीं, हमें आप कोल पावर प्लांट्स दें। अब वो कोल पावर प्लांट्स एक तरह से हम उसके साथ हमने टाई इन कर दिया है, and we have to essentially focus on moving away from coal in the next 10 to 15 ईयर्स, क्योंकि विंडो हमारे पास बहुत कम है। जिस तरह इंडिया ने 2070 कहा हुआ है, इसको कहते हैं नेट जीरो की तरफ जाना, यानी कि आपके एमिशंस इतने कम हो जाएं कि वो बिल्कुल इसेंशियली जीरो। यूएसए का है बाय 2050 और समथिंग लाइक दैट, कैलिफोर्निया ने 2045 कहा हुआ है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने भी अराउंड 2050 का ही फिगर दिया हुआ है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट सीइंग कि जी अगले 10 साल के अंदर होपफुली जो कोल पे रिलायंस है वो कम होना शुरू हो जाए, एंड देन वी ट्रूली मूव टुवर्ड्स दैट। लेकिन अब तक जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं वो ये है कि पिछले दिनों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि जी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के लिए तलाश जारी रखेंगे और ओशन के अंदर हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। That's not the right thing to do. So हमारे कोल और फेल में अगर हम कलेक्टिवली बात करें ग्लोबल कम्युनिटी की, तो उसमें तजाद सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और भी की जाती है कि पाकिस्तान रिसेंटली एक हमने जी बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट चलाया था यहाँ पे, और मुझे याद है WWF ने ही उसको कुछ उसके आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, कोई पौधे गिने थे या इस तरह। इसमें रिटर्न में पाकिस्तान की जो साबका हुकूमत थी उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो हमारे कर्जे माफ कर दिए जाएँ और इस तरह की चीज़ें हों। आप क्या समझते हैं, हाउ डज इंटरनेशनल कम्युनिटी टेक्स पाकिस्तान सीरियस व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस? और ये जो बिलियन ट्री सुनामी था, ये जो दरख्त लगाना पाकिस्तान में, इसने कोई पाकिस्तान में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में कोई कमी हुई या हालात बेहतर हुए, या क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए एफॉरेस्टेशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट वी कॉल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हमने पिछले पिछले सेक्शन में हमने बात की किस तरीके से हमें रिन्यूएबल्स की तरफ जाना है, हमें फोकस करना है कि जी हम कोयले की तरफ से मूव अवे कर जाएं बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मिटिगेशन। एक तरफ वो हम करें, दूसरी तरफ हमें अपने एफॉरेस्टेशन भी करनी है, क्योंकि जो दरख्त हैं दे सर्व एज अ सिंक फॉर द ग्रीन हाउस गैसेज। जब मैं कहता हूँ दे सर्व एज अ सिंक, दैट मीन्स के जो दरख्त हैं और वो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं या जो पोल्यूशन होती है, एक तरह से वो उसको उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प देते हैं। इसके लिए जो कैंपेन है
ट्री प्लांटेशन की, दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर इसका पोटेंशियल बहुत इसलिए है कि हमारे कहते तो ये है कि हमारा हमारा जो कवर है, फॉरेस्ट कवर, वो तकरीबन 5% है, लेकिन वो उतना है ही नहीं। वो तो इट माइट बी क्लोजर टू 2 और 3, शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। लेकिन उसकी वजह ये है कि हमने जो इलाके हमारे पास थे जहाँ पे फॉरेस्ट कवर था, वो भी इतना डिग्रेड कर दिया। तो इसेंशियली हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग दिस नीड। हर जगह पे दरख्त नहीं लगाए जा सकते, लेकिन वो जगह जहाँ पे दरख्त थे, वहाँ पे बाकी कमे वाक़ई हुई थी और वहाँ पे एक पोटेंशियल था, जिसको पिछली गवर्नमेंट ने जिस पे फोकस करना शुरू किया। तो द बिलियन ट्री सुनामी स्टार्टेड इन केपी, खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके ऊपर वहाँ पे उन्होंने एक ट्री प्लांटेशन की, और वहाँ पे मेरे ख्याल में दिस इज बिफोर माय टाइम, बट डब्ल्यूडीएफ ने वहाँ पर एक उसकी वैल्यूएशन भी की थी आईयूसीएन के साथ, टू सी कि वो क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ कहाँ पे दरख्त वगैरह लगाए गए। दरख्त जब आप लगाते हैं तो दे टेक डेकेड्स, मैनी मैनी ईयर्स टू ग्रो टू देयर फुल पोटेंशियल। तो हमें इस तरह पता नहीं लग पाएगा कि उनका क्या इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। जो हम कर रहे हैं, what we are doing when we are planting these trees, we are ensuring कि जो हमारे आने वाली generations हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर जो है resilient। That is why we need to plant these trees. उसके बाद पिछली गवर्नमेंट का 10 बिलियन ट्री का भी इनिशिएटिव आया, जो पूरे पाकिस्तान में कर रहे थे। खदशात हैं लोगों के, क्योंकि किस किस्म के दरख्त लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, क्या कम्युनिटी से आप बातचीत कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर देयर, जिनको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग यूकलिप्टस पे फोकस कर रहे हैं? यूकलिप्टस इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग ट्री, लेकिन वो पानी भी बहुत ज्यादा लेता है। कुछ जगहों पे हमने ये भी देखा। तो all of these things need to be addressed, but by and large, having an afforestation scheme is a good idea. Secondly, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि it is a good idea, लेकिन it is only part of this whole range of things that we need to do. ठीक है, उसमें आपने रिन्यूएबल्स पे फोकस करना है, आपने फोकस करना है कम्युनिटीज की एडेप्टेशन पे, क्योंकि जब जैसे जैसे मौसमी तब्दीली आएगी तो हमने सैलाबों से तो बचना है। अगर हम लोगों की कम्युनिटीज फ्लड बेसन के अंदर, फ्लड प्लेन्स के अंदर जाके अपनी रेजिडेंसेस बना रही हैं, तो वो हमें उससे डील करना पड़ेगा। अगर हीट वेव्स आ रही हैं तो वी विल हैव टू इंश्योर कि जी ग्रीन स्पेसेस आए हमारे शहरों में, ताकि वो लोग जिनके पास एयर कंडीशनर्स नहीं है, जो एयर कंडीशन गाड़ियों में सफ़र नहीं करते, वो जब अपने सड़क पर हों तो उनके पास छाँव अवेलेबल हो। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और अडेप्टेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी गो डाउन टू द लोकल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज एसेंशियली नॉन एग्जिस्टेंट। जब तक कि हम अपने लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं ठीक करेंगे, हम लोग क्लाइमेट चेंज से नहीं निपट पाएंगे इन अ सस्टेनेबल मैनर। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल भी आपसे करूँगा, और वो ये है कि वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में एज़ कंपेयर टू इंडिया या रीजन को देखते हुए? चाइना को ज़रा कीपिंग इट साइड बिकॉज़ दैट इज़ अ डिफरेंट प्लेयर। आप कहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या साउथ एशिया का? कभी आपने कोई सर्वे किया हो या आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से हो कि वेयर डू यू रेट और वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज में हम कितना पीछे हैं, या हमारी गवर्नमेंट की कितनी जो है वो, जब टॉप लेवल पे आप अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को देखते हैं, उनकी कमिटमेंट्स देखते हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी जो उसमें इंटरेस्ट देखते हैं, और या पब्लिक का जो रिस्पांस देखते हैं, ये कितना आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में इसकी क्या एक अंडरस्टैंडिंग है और रीजन में इसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है? मेरे ख्याल में हमारे इश्यूज बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं अक्रॉस द रीजन। मैं इंडिया भी गया हुआ हूँ, मैं नेपाल भी गया हूँ, श्रीलंका भी गया हूँ, बांग्लादेश अब अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका अब तक। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब वहाँ पे रिसर्चर से बात करें और वहाँ पे आप रहें, तो आपको लगता है कि इट इज़ वेरी सिमिलर टू होम। एक तो हम लोग यू नो हमारी लैंग्वेज वेरी सिमिलर है, बाकी सारी चीज़ें हैं, हमारा खाना पीना, दोज थिंग्स आर देयर। बट जब आप हवा में पोल्यूशन सूंघ सकते हैं, आपको नलके से साफ पानी नहीं पीने को मिलता, आप सड़कों पे वेस्ट देखते हैं, तो देन यू रियलाइज कि द इश्यूज आर वेरी सिमिलर, और इनका जो हम रिड्रेसल है वो भी हमें मिलजुल कर ही करना पड़ेगा।
अब एयर पोल्यूशन की मिसाल ले लें। पिछले कई सालों से एक मीडिया पे इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भी जब ये स्मॉग सीज़न आता है, तो ये चीज़ आ जाती है कि उनके पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जी एयर पोल्यूशन के एपिसोड्स जो अमृतसर और इवन दिल्ली तक इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। जब हमारी तरफ होता है, तो हम कहते हैं जी वहाँ से आ रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि जी एयर पोल्यूशन बिकॉज़ पानी है, आपकी हवा है, दीज़ डू नॉट रिकॉग्नाइज़ पॉलिटिकल बाउंड्रीज़। और इन इश्यूज़ का जो हल है, हमें मिल-जुल कर करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान फुली एड्रेस कर लेता है अपनी एयर पोल्यूशन को, तो वी विल गेट अफेक्टेड बाय व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। अगर इंडिया फुली कर ले, तो दे विल गेट अफेक्टेड बाय व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। सो वो स्ट्रैटेजी इस किस्म की होनी चाहिए कि हमारी डिसीजंस और उनकी डिसीजंस दे आर हैंड इन हैंड। हमें हमें इस पे रिसर्च करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सीइंग कि किस तरीके से हम मिल-जुल कर एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। सार्क का पता है आपको, एक तरह से बिल्कुल इट्स नॉट इन अ वर्किंग स्टेट। एक और ऑर्गेनाइजेशन थी सैसिप के नाम से, दैट्स नॉट वर्किंग। वो उसका काम ही यही था एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर फोकस करना। सो व्हाट्स हैपेंड इज के बिकॉज ऑफ द जनरल डायनामिक्स इन साउथ एशिया, हम लोग आपस में मिलकर डिसाइड ही नहीं कर पाए कि अब हमने क्या करना है एनवायरमेंटल इश्यूज का। एंड व्हेन दैट हैपेंस, तो एवरीवन गेट्स अफेक्टेड। नेपाल के अंदर, काठमांडू के अंदर एयर पोल्यूशन जो है वो हमारी तरह बहुत ज्यादा था। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, हमारे रिसर्चर्स आपस में मिलें, एंड दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, learn from what other countries and communities are doing in the region, and ensure कि भी जो best practices हैं वो यहाँ पर आ जाए। क्योंकि जो issues हैं, as I said before, वो they do not recognize the political boundaries। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इमरान खालिद साहब। आपने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें बताया कि पाकिस्तान के एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड फिर हमने रीजन की बात भी की, क्लीन एनर्जी की भी बात की और जो स्टेट की प्रायोरिटीज़ हैं उस हवाले से भी बात की। और ये बड़ा एक अंडर डिस्कस्ड सब्जेक्ट है। ये हम जिसे कहते हैं ना नीड टू नो बेसिस जानने की कोशिश करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए और जितना पब्लिक को अवेयर किया जा सके जो है वो उतना किया जाना चाहिए। और जिस तरह हर बंदे के अंदर एक होती है। मैं एक छोटा-सा वाक़या बताता हूँ कि आई वाज़ टीचिंग इन माय क्लास, तो वहाँ पे वो एक प्रेज़ेंटेशन थी। तो मेरी एक स्टूडेंट ने जो है ना वो एक एक दफ़ा एक ऑब्ज़र्वेशन दी। उसने कहा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो जब ब्रश कर रहे होते हैं, सुबह उठते हैं, बेसिन पे जाते हैं, तो ब्रश करते हैं। तो जब ब्रश कर रहे होते हैं तो पानी जो है वो टूटी या नलके से खुला रहता है। अच्छा, वो ज़ाहिर बात है अगर आपको 1 मिनट लगा या जितने टाइम भी लगा वो पानी बह रहा है। तो अच्छा मैं भी वैसे ही करता था कि बस टूटी खुली हुई है और पानी बह रहा है। एंड देन उसने कहा कि इससे पता नहीं उसके पास स्टैटिस्टिक्स है कितना पानी दुनिया में इस तरह ज़ाया होता है ये। एंड देन वो मेरे दिमाग में डॉक्टर साहब बात ऐसी रह गई कि जब भी मैं ब्रश करता हूँ या मैं सुबह उठता हूँ, तो आई कीप दैट कि पानी ज़ाया ना हो। और मैं घर में भी हर तरफ देखता रहता हूँ कोई पानी तो नहीं ज़ाया हो रहा, कहीं लाइट नहीं। तो मुझे आई गॉट सेंसिटाइज्ड विद दिस बिकॉज़ इट आई बिलीव कि इट्स नॉट अबाउट अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं जब बात करूँ पानी बह रहा है तो इट्स नॉट अबाउट पानी बह रहा है। इट मीन्स कि उससे पिछले बिजली चली थी और जिसकी वज़ह से वो पानी आया था। तो वो आपने बिजली भी ज़ाया की, वो आपने वो पानी भी ज़ाया किया। सो दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल कि हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स हाउ द प्लैनेट जो है वो अर्थ हम बचा सकते हैं। अदरवाइज़ ये सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मैं वो एक प्रेज़ेंटेशन का एक पॉइंट से सेंसिटाइज़ हो गया था। एंड सिंस देन आई एम सेंसिटाइज्ड और आई टेक केयर ऑफ दैट। और मुझे वो जो मेरी स्टूडेंट है वो हमेशा याद आती हैं कि उन्होंने ये बात वहाँ पे की थी। तो और अब मेरे सबकॉन्शियस में वो जा चुकी है चीज़ कि भाई आपने पानी जो है वो उसको इस तरह करना है। सो हमें सेंसिटाइज़ करना है। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच। Dr. Imran Khalid Saab for your time and for your valuable comments for this discussion.